Hello everyone, welcome to the class. In this particular video, we will be discussing about reproduction in organism and वैसे भी this is a revision class. तो हम क्या करेंगे फटाफट मोड से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, राइट? सो द पीरियड, देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम उन्हीं को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है लाइफ स्पैन, बहुत ही कॉमन सा और आपका एनसीईआरटी का भी पहले ही लाइन है एंड पूरे के पूरे जो नोट्स हैं दे आर आल्सो एनसीईआरटी बेस्ड, राइट? So the period from the birth to the natural death is known as lifespan. And आपके next just page पे क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे animals का एंड बहुत सारे क्या बोलते हैं plants का एक वो सीक्वेंस आपसे पूछा हुआ है कि किसकी कितनी लाइफ स्पैन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो मेमोराइज होनी चाहिए. आज का जो भी हम एमसीक्यू करेंगे उसमें भी हम थोड़े से क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं. देन दिया हुआ है कि वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो डेथ है दैट इज अनसर्टेन. अब यहाँ पे लाइफ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में. डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है. दो टाइप्स के हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सबसे पहले हम कहानी समझेंगे असेक्सुअल की, जो कि थोड़ी सी टफ भी है, राइट? असेक्सुअल में क्या है, देखो एक्चुअली है बहुत सिंपल, बट क्या है क्वेश्चंस इससे थोड़े से टफ आते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कैटेगरीज बहुत सारी आ जाती हैं, प्लस क्या हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत सारे आ जाते हैं. सबसे पहले जैसे अगर आप बात करोगे तो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, क्या पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सिंगल पेरेंट्स ही रिक्वायर्ड होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए. यस, वी ऑल नो. दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, करेक्ट? और आपको पता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम क्लोन्स भी कहते हैं, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सिंपल, राइट? उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल. इट इज ऑल्सो रिटन ओवर देयर. मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में भी देखी जाती है, मोस्टली क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही देखी जाती है. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सो नेक्स्ट इज कि देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे. अच्छा ये वाला पॉइंट स्किप हो गया. ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ये दोनों ही वर्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है कि यूनिट रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स. कौन से सेल से? सोमैटिक सेल से. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहाँ से? अब हम लोग अब आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है? यहीं से क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे पॉइंट से. दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने दो टाइप के डिविजन्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अपने सिलेबस में. इनफैक्ट आपने ये 11th में ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा बिकॉज एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे पास, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट? So they are saying कि meiosis does not occur in asexual reproduction. So ये एक स्टार पॉइंट है आपका, ठीक है? कि asexual reproduction में क्या नहीं होते हैं, meiosis नहीं होती है. Then comes कि सेल डिवीजन यहाँ पे कैसे होता है. सेल डिवीजन आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, सिंपलर टाइप का रिप्रोडक्शन है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें. बट यस थिंग इज क्या कि कोई भी जो इनका एक्टिविटी है ना वो भी उनका क्या हो जाता है, उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटी को ही हम क्या कह देते हैं कि ये इनका एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. लाइक सेल का डिवीजन जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ग्रोथ के लिए, सेल का डिवीजन हमने मोस्टली कहाँ पढ़ा है, जब भी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, राइट? उस टाइम पे हम सेल का डिवीजन पढ़ते हैं. बट वही स्पेशलिटी हो जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जब भी वो उनका पर्टिकुलर सेल का डिवीजन हो रहा है तो वो क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. किसमें? प्रोटिस्ट में, amoeba में and monoras में. Then comes in bacteria, the parent cell divides into two to give rise to new individual. अभी हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. देखिए जी, ये आ जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 टाइप्स जहां से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिंपल भी है, प्लस क्या है डिफिकल्ट कब पड़ जाता है, जब आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, करेक्ट? फर्स्ट सबसे मोड है हमारा फिजन. सिंपल मतलब फिजन फ्यूजन आप सब जानते हो, राइट? क्या होता है फिजन? भूमि, अंश एंड दीपा, नाम था दीपाली, राइट? कोई भी बताना चाहेगा क्या होता है फिजन? एक बॉडी से अलग अलग हो जाना. सिंपल डिवीजन होती है इसमें. देखो आपने जो ह्यूमंस मतलब जितने भी पढ़े होंगे दो वर्ड्स आते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन, राइट?
फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन, दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, राइट। फ्यूजन मतलब होता है दो पर्टिकुलर गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, एंड फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है कि ये फ्यूज नहीं कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। अब बाइनरी एंड मल्टीपल क्या है, बाइनरी एज द नेम सजेस्ट, बाई मीन्स टू, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी किसमें, एक छोटे से डॉटर इंडिविजुअल में। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, तो इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स, ऐसे करके कैटेगराइज करते हैं। फिर आता है मल्टीपल वाला। मल्टीपल में क्या कहानी है कि पेरेंट बॉडी जो डिवाइड करी है, यहाँ पे सिंगल ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा, डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स, राइट। क्या कहानी, कौन से एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम इज द एग्जाम्पल। एंड यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्या कर देते हैं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है प्रॉपर तो सर दर्द दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स द बडिंग। क्या कहानी है बडिंग की, बडिंग का सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, बाय योर डायग्राम। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि एक छोटू सी क्या है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाती है, ऐसे करके ऑर्गेनिज्म है, साइड में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और बाद में वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्या, एक्सटर्नल काइंड ऑफ बडिंग। यहाँ पे क्या हुआ कि एक आउटग्रोथ आई और वो फिर बाद में जाके थोड़ा सा डेवलप हुई न्यू ऑर्गेनिज्म में एंड सेपरेट हो गई। और इसका एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे, हाइड्रा एंड ईस्ट। नेक्स्ट टर्म्स आर इंटरनल वन। इंटरनल वन की कहानी क्या है कि स्मॉल गेम्यूल्स, ये इंटरनल बर्ड प्रेजेंट होते हैं, किसमें देखा जाता है, स्पॉन्जिला में, ठीक है। आपने ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखा होगा, एक ऐसे मटका शेप्ड वाला एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। और फिर ये पूरा पैक्ड है, इसके अंदर हमारे जो है गेम्यूल्स जो हैं भरे हुए हैं, देखा होगा एनसीईआरटी का डायग्राम। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम ना स्किप करके मत जाना, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस फंसते हैं ना और जो आप नहीं कर पाते हो, दे कम्स फ्रॉम योर डायग्राम। आई डोंट नो आपने कितना और कैसा पढ़ा हुआ है, बट आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। बट यस, मैं भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको बीच बीच में देते रहूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की कहानी क्या है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। सिंपल किसमें कहानी आती है, मोस्टली फंजाइस में, जू स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ये सारे आपको उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके में कौन सा है, मोस्टली जू स्पोर्स आपके में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट कम्स योर फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब मैम ये क्या कहानी है, तो व्हाट हैपेंस हियर, ये और ये इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगेरा, ठीक है, कि ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है रीजनरेशन, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें क्या आता है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक छोटे से फ्रेगमेंट से हम पूरे के पूरे बॉडी को बना लेते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि अगर कोई पार्ट रिप्लेस हो गया है तो उस पर्टिकुलर से भी आपका क्या हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। उसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है हमारा प्लेनेरिया। आप लोगों ने अपना ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का आपने देखा जरूर होगा इसमें, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे करके, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम होता है, राइट। एंड फिर क्या हो जाता है कि यहाँ से इसमें 3 डिविजन्स हो जाती हैं, रीजनरेशन का आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये हर एक जो डिवीजन है ना, वो सेल्फ कैपेबल है अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है ना कि ये टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या कर लेते हैं, एक कोटिंग कर लेते हैं अपने ऊपर, किसका फॉर्मेशन करके, सिस्ट। और ये प्रोसेस कहलाता है इंसिस्टेशन। एंड जब भी अनफेवरेबल कंडीशन चली जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो फिर उसमें फ्रूटिंग या स्पोरिलेशन आ जाता है। एंड ये सबसे कॉमन किसमें है, अमीबा में। चलिए जी, नेक्स्ट कम्स योर, थोड़ा सा और इसकी डिटेल, फिर हम सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जंप कर जाएंगे। और यही मैंने आपसे फिर से यही बात कह रही हूँ कि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चे जी, वो यही इसी पार्ट से आएंगे, बिकॉज आपसे एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। ओके चलिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, 5 मेन हमारे प्लांट किंगडम के पार्ट्स, राइट। तो हमने इनको कैसे पढ़ा है कि इनमें भी स्पोर्स, इसमें जो है आपके कैसे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू। जैसे स्यूडोपोडियोस्पोर्स, जिसमें क्या है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, कहाँ पे है, अमीबा में देखने को मिलता है।
फिर आता है ज़ूस्पोर्स, जो कि किसमें, मोटाइल एंड फ्लैजिनेटेड। दोनों का मतलब आपको पता होगा। मोटाइल मीन्स द थिंग विच कैन मूव, एंड फ्लैजिनेटेड मीन्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि आपको पता है हेल्प करता है इनकी मूवमेंट के लिए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, एंड देन इज यूलोथ्रिक्स। ओके, देन कम्स योर मोड अनदर टाइप, जिसको हम कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स में डिफरेंस क्या है कि कोनिडिया आर नॉन मोटाइल। कहाँ पे प्रेजेंट है, पेनिसिलियम। क्या है पेनिसिलियम, कोई भी बच्चा, व्हाट इज पेनिसिलियम? मैम एक एंटीबायोटिक है। एक एंटीबायोटिक है, बिल्कुल ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 12th में नाम सुना होगा, ये नाम तो आपने आई गेस 9th 10th से सुनना स्टार्ट करते होगा पेनिसिलियम का। Yes, ठीक है, चलिए। देन इज योर स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि कैसे हैं, ये अगेन नॉन मोटाइल है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइजोपस। राइजोपस क्या है, राइजोपस क्या है? अगर आप कैटेगराइज करोगे इसको प्लांट किंगडम के पार्ट्स में, तो कौन सी उस कैटेगरी में आता है? आपने प्लांट किंगडम को 5 टाइप्स में पढ़ा हुआ है ना? मैम आई गेस एल्गी। सॉरी अंश, आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई। मैम गैस है मेरा एल्गी का। नहीं जी, राइजोपस, म्यूकर, ये सब फंजाई हैं। ठीक है, तो ये राइजोपस इज अ काइंड ऑफ फंजाई, फंगस जिसे हम कहते हैं। प्लांट्स को आपने पढ़ा होगा कि हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट, प्लांट किंगडम को। इसी का नाम बता दो मुझे, इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा। आज तो इतना इजी वाला चैप्टर है। नो, किसका नाम बताना है मैम? प्लांट किंगडम को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना, कौन सी हैं? तुम लोगों ने 12th पढ़ी और 11th भूल गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है 11th को तुमको रिवाइज कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हाँ एंड जी, हाँ जी, कहाँ घूम रहे हो सारे के सारे? मैम एल्गी। मुझे लगता है कि एग्जाम देके सारा उड़ा दिया है, दिमाग से अपना वो निकलवा तो नहीं है डॉक्टर के पास जाके? मैम मुझे सुनाई नहीं दिया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था एक बार के लिए। ओके, एंड बाकी लोग? चलिए जी, कोई नहीं। सोच रहे होगे कि यार नई मैम आई है, छोड़ो क्या करना है उनके सामने इंप्रेशन बढ़ा के। बेटा नई मैम अभी थोड़े दिन आपको पढ़ाएंगे, 2 महीने एटलीस्ट। ठीक है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं जाएगा तब तक ही तुमको पकड़ के रखेंगे। चलो आ जाइए नेक्स्ट। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, क्या है देखो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या जाती है, और दो मतलब ये आपका एक बेसिक लर्निंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एनिमल्स में हम टर्म यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, एंड प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं क्या वर्ड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नॉट असेक्सुअल, मतलब ऑल्दो बोथ आर सिमिलर थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। अब ये रहे आपके प्लांट्स के, और ये सब ने देखे होंगे और डायग्राम अपने उसमें क्या बोलते हैं एनसीईआरटी वाली बुक में। आई एम सेइंग दैट थिंग अगेन, उस टाइम पे हमारे पास और बच्चे नहीं थे, कि प्लीज एनसीईआरटी के डायग्राम को फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स के आपको नाम दिए हुए हैं ना, रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब में एबिलिटी होती है कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग को दे दे। आपको पता है सबसे बेस्ट हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, बचपन से हमने देखा हुआ है आलू, राइट। आलू के ऊपर जो इनकी ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं ये ट्यूबर्स जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे करके गंदा सा करके होता है कुछ क्रीमिश कलर का। उसको अगर आप जमीन में लगा देते हो तो क्या हो जाता है, वो फिर से एक नया प्लांट को डेवलप कर लेता है। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं इनको। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, क्योंकि हमें खत्म भी करना है और भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स कौन कौन से हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, एंड देन देखो ये पहला आ जाता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एंड प्लीज गो थ्रू दीज थिंग्स वंस, ठीक है, जस्ट वंस। मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ बिकॉज अभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करना है, उसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे, एंड देन हमको क्वेश्चन आंसर्स पे भी स्विच करना है। ठीक है, और इफ यू वांट मी टू, मैं एक बार बोल दूं आपको, बताइए जी, करना है या आप लोग कर लोगे ये वाला पार्ट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैम कर लेंगे। ठीक हम है, कर लेंगे। ओके। बच्चा ये बोल लो यार, इतनी बुरी शक्ल लग रही है मेरी। चलो,
ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, अपनी पुरानी मैम को एक्सपेक्ट किया था कि यार निशा मैम और शिवानी मैम आएंगी तभी पढ़ाएंगे हम। चलो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सारे के सारे क्या है आपको पता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टेक्निक्स हैं एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सारे ही आपने पढ़े होंगे सारे के सारे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि इसको हम कहाँ करते हैं, मोस्टली ये हमारा लेबोरेटरी के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि हमें इन जो प्लांट्स को है ये कैलस के थ्रू करते हैं। कैलस वगैरह अब तो आप लोग सारे के सारे जानते हो कि ये क्या होता है, ठीक है। एक कैलस के थ्रू हम इसको ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, और उनको हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स। ये छोटे छोटे से वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, अभी देखोगे अभी आप जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एल सी कि कितने बच्चे कितना आंसर देते हैं। अभी तो आज तो क्लास की स्ट्रेंथ कम है तो मुझे नाम भी याद हो जाएंगे। एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, क्या, वाटर हियासिंथ, जिसको हम क्या टेरर ऑफ बंगाल या स्करेज ऑफ वाटर बॉडीज भी कहते हैं। क्यों, क्या करता है ये जो है रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव मोड से, एंड सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेता है जहां पे भी, जिस भी पॉन्ड लेक में ये प्रेजेंट होता है ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाइए जी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी भगाएंगे, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे मोस्टली हम क्या देखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब वो फ्यूजन कैसा है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब कैसा है मैम, क्या, क्योंकि गैमीट्स आपके क्या हो सकते हैं, सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट क्या, कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हो सकते हैं कि दोनों हो, और हो सकता है कि डिफरेंट उस ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट हो, तो ये बात भी आपने किया हुआ है। बट ट्रस्ट मी, बहुत बार एग्जाम में ना बच्चों को ये चीज फंसा चुकी है कि मोनोशियस क्या होता है एंड होमोथेलिक क्या होता है। ऑल्दो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बोथ आर सिमिलर थिंग्स, राइट। दोनों के दोनों सेम ही है, चाहे मोनोशियस कह लो, बाइसेक्सुअल कह लो, होमोथेलिक कह लो, सारा का सारा सेम है। बट यस, माइंड से स्किप होने वाली ही बात है, ठीक है। चलिए जी फटाफट इसकी भी रीडिंग मारते हुए एक बार चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को वही, चाहे सेम इंडिविजुअल पे हो चाहे डिफरेंट इंडिविजुअल पे हो, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट सेक्स कहते हैं। एक को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ फीमेल, दूसरे को हम एज अ मेल करते हैं। उनके जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज करते हैं, तो एक न्यू सेल बनाते हैं, जाइगोट, विच इज उसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n, ठीक है। मोस्टली जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उसमें ये रिपोर्ट किया जाता है जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड ह्यूमंस ऑफ कोर्स आपको पता ही है। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्या, जुवेनाइल फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज एक हमारा ऐसा पीरियड है कि बर्थ से लेके जब तक इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हो जाता है, उस पर्टिकुलर पीरियड को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट कम्स क्या, कि इन प्लांट्स इस पीरियड को हम क्या कहा जाते हैं, दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम सीड जर्मिनेशन अप टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ह्यूमंस में कह लो या फिर आप कह लो एनिमल्स में इट्स जुवेनाइल फेज एंड प्लांट्स में इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। इसकी कहानी क्या है कि पहले फेज को हमने कह दिया जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, दूसरा फेज है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में ऑब्वियस है कि ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी आ जाती है फॉर परफॉर्मिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। और वो कौन सा मेथड, दैट टू सेक्सुअली। तो उसके बाद क्या कौन सा फेज है, दैट इज लास्ट फेज, सेनेसेंस फेज। मतलब क्या कि सब खत्म, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं बच गया लाइफ में, बस मरने का इंतजार, ठीक है। तो दैट फेज इज कॉल्ड सेनेसेंट फेज, और ये टर्म भी मोस्टली हम किसमें, प्लांट्स के लिए ही यूज करते हैं। देन कम्स अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट। अब ये आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है, जहां से आपसे फिर से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको आप क्या नीलखुरंजी भी कहते हो, कहाँ पे होता है ये, क्यों, नीलखुरंजी जो है आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही सुंदर है, इंडिया में भी देखने को मिलता है। बट इसकी जैसे कहानी यहाँ पे दी हुई है कि ये सिर्फ 12 साल में एक बार क्या बोलते हैं फ्लावरिंग करता है, और ये नाम जैसा बता रहा है तो वैसा ही है कि ये ब्लू कलर में, एक्चुअली पर्पल होता है, मैम ये वायलेट। शायद हिमालय में है ना। नो, किसकी बात कर रहे हो आप, नीलखुरंजी वाला, मैम यस। नो, बहुत तो बार मैम इससे भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ओरिजिन कहाँ है इसका। नहीं, कहाँ पे दीपाली, हिल्स ऑफ मुन्नार। हिल्स ऑफ मुनाज, कौन कौन से आते हैं उसमें, हिल्स ऑफ मुनाज में 3 स्टेट्स के नाम आते हैं, कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही कहा है दीपाली ने, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है।
पहला तो ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नीलकुरंजी नाम इज बिकॉज क्योंकि जो इनकी फ्लावरिंग होती है ब्लू कलर की होती है। अब ये जो आंसर दिया है इसको यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। हिल्स ऑफ मोनार्च। क्यों दीपाली जी बताइए, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? एनीवन इन द क्लास? भूमि, अलका, अंश और ये कौन है? दी। मैम अगर बुक में से मैं बताऊं तो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में होता है। बिल्कुल सही, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और मोस्टली जो ये देखा जाता है ना केरला में, ठीक है। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको ये तीनों नाम, ठीक है। हिल्स ऑफ मोनार्च इनको कहते हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में प्रेजेंट होता है। अच्छा, लास्ट कब फ्लावरिंग हुई थी इसमें, कोई आइडिया? और अब कब होने वाली है? क्यों जी, कोई आइडिया नहीं है? 2006 में आखिरी बार हुई थी। उसके बाद भी हो चुकी है यार। अंश कैसे बातें कर रहे हो? जब मैंने कहा है कि 12 साल बाद होती है, तो 2006 में हुई थी, उसके बाद कब होगी? 2018 2018 में, ठीक है। 2006 के बाद 2018, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 में ये वाली जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलेगी, एंड इट्स प्रिटी ब्यूटीफुल। कभी एक बार क्या बोलते हैं इंटरनेट पे इसको सर्च करके देखना, मजा आएगा इसको देख के, ठीक है। चलो, और दूसरा हमारा क्या था, एक इसके चक्कर में तो हम ये वाला भूल ही गए, कौन सा? बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू स्पीसीज की भी फ्लावरिंग बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, रेयर वाली थी। और आई डोंट नो कितने आप लोग के यहाँ पे, बट यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग कहते थे ना कि बैम्बू के अगर फ्लावर्स खा लो तो उन बंदों की भी हाइट बढ़ जाती है। बट वही बात कि बैम्बू में फ्लावरिंग ही कब होती है? 50 से 100 साल के बीच में, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट आई गेस अब सबको बिल्कुल ही क्लियर है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हम लोग ये मेच्योरिटी की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो बीच में दो साइकिल्स आती हैं, एक होती है ऑयस्ट्रस साइकिल और दूसरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मोस्टली कहाँ पे, हमारे मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में देखी गई है, और आई गेस आपका 3rd चैप्टर का बहुत अच्छा डिटेल वाला पार्ट है, करेंगे हम डिस्कस। बट इफ अभी लास्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो। जैसे दीपाली ने सजेस्ट किया था कि मॉलिक्यूलर कर लेते हैं, बाकी आप लोग अगर सारे के सारे एग्री करोगे तो विल स्विच टू मॉलिक्यूलर, और वरना फिर आप जो चैप्टर बोलेंगे हम अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, मेनी मैमल्स सॉरी इन नॉन प्राइमेट्स जैसे काउस, शीप, रैट, डेयर्स, डॉग्स, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसको हम कहते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स में हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। इन मैमल्स exhibit such cycle only during the favorable seasons, आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। एंड इन रिप्रोडक्टिव फेज इसको हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं, while those who are reproductively active throughout the reproductive phase are called continuous breeder, जैसे कि हम, राइट। चलिए आगे बढ़ जाइए। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस इवेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और सबके इवेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बट फिर भी कभी कभी इनके क्वेश्चंस भी आई टोल्ड यू फंसा देते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है कि वो इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के होने से पहले होते हैं। सबसे पहला इवेंट कौन सा हो रहा होगा? एज सिंपल कि गैमीट के फ्यूजन से पहले है, तो इसका मतलब है कि गैमीट बन ही रहा होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा, जब गैमीट बन गया है तो अब गैमीट का ट्रांसफर भी होना है, तो यही दोनों आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। गैमीटोजेनेसिस की कहानी क्या है कि वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, करेक्ट। अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी के बेसिस पे गैमीट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से गैमीट्स? यहाँ पे साइड में लिखते हैं। पहला आता है हमारा होमोगैमीट्स, ठीक है, नाम से दिखा रहा है वो, होमो मतलब सिमिलर, ठीक है, एक जैसे, और या फिर आप इसको कह दो आइसो, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्या? हिटेरोगैमीट्स। हिटेरो मींस 2 डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। फिर आता है क्या? गैमीट्स आर जनरली ऑफ 2 काइंड्स। अब मेल गैमीट्स अलग हैं, फीमेल गैमीट्स अलग हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? हेटेरोगैमीट्स की, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफाइड है मेल एंड फीमेल, ठीक है। और होमो में हम क्या करते हैं? एक को एज अ मेल, एक को फीमेल का मेल करते हैं। और ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? कोई बच्चा? फंजाई में,
ठीक है। फंजाई में अगर आपने देखा पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, तो मोस्टली आपको फंजाई में हम कैसे करते हैं कि एक स्पोर को प्लस मान लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाए जी। अगला क्या है हमारा इसमें सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिजम्स में, वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। होमोथेलिक, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल, सारे के सारे अगर आप देखोगे तो एक ही बात है ये। ठीक है, क्यों मैम, क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, एंड बाइसेक्सुअल में भी हमारा यही होता है। करेक्ट। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा म्यूकर, म्यूकर भी क्या है, एक तरीके की फंगस ही है हमारी, राइट। म्यूकर भी हमारी फंगस ही है, फंजाई जिसे हम कहते हैं। और प्लांट्स की अगर आप बात करें तो मेज, कुकुरबिट्टा एंड कोकोनट में इस टाइप का देखा जाता है। दूसरा आता है हमारा हीट्रोथेलिक और डायोशियस। अब इसका बिल्कुल उल्टा, हीट्रो मीन्स 2 टाइप के थैलस एंड डायोशियस मीन्स अगेन 2। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जो ये कंडीशन को शो करते हैं। और इनका एग्जांपल है हमारा पपाया, डेट पाम। एंड इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल प्लांट इज कॉल्ड स्टेमिनेट एंड फीमेल को हम पिस्टिलेट कहते हैं। और बहुत अच्छे से आप इनके डिविजन भी जानते हैं कि स्टेमिन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और पिस्टल को हम 3 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए जी बाइसेक्सुअल को एक बार फिर से देख लो कि वही बात है जो मैंने अभी जस्ट आपको बोली कि मोनोशियस को और बाइसेक्सुअल को आप एक ही जैसा मान सकते हो, बिकॉज हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ सिंगल इंडिविजुअल। करेक्ट। आप चाहो तो इसको साथ में इसके लिख भी सकते हो ताकि आपको एग्जाम टाइम में एक माइंड में क्लियरिटी रहे। ठीक है, ऑल्दो आप लोग होशियार लोग हो, बायो का एग्जाम दे चुके हो और बहुतों का तो बहुत अच्छा भी हुआ है। करेक्ट। बट या एक थ्योरेटिकल एग्जाम के पास क्या है, आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं। और यहाँ पे क्या है आपके पास कि बेटा सब करना है और मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करेक्ट करना है। चलिए जी दूसरा आ जाता है हमारा क्या, सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स आपको पता है सारे हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट दे ईदर डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस। 11th में बहुत अच्छे से किया होगा आपने। द ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, दे आर मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, मोस्टली हैप्लॉइड। और ये ऑर्गेनिज्म गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी आ जाती है हमारी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। और उसके अलावा हम सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में जितने भी ह्यूमंस वगैरह होते हैं सब में उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड। ठीक है, बट जो उनके गैमीट्स बनते हैं वो आपको पता है कि कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जाते हैं, दे अंडरगो अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, अब गैमीट का तो फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा जी, अब गैमीट का मैम ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग उनके मोड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या है, मेल गैमीट मोटाइल, मेल गैमीट हमारा क्या है, मोटाइल है, एंड फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। फिर क्या है, बोथ गैमीट्स आर मोटाइल इन फ्यू फंगस एंड एल्गी। ये भी एक की पॉइंट हो जाता है। इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन सब में क्या है, देखो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अपना 11th क्लास में, ब्रायोफाइट्स वाला पार्ट। ब्रायोफाइट्स वाला पार्ट कौन सा, जिसमें आपने ये ऐसे करके स्ट्रक्चर देखा होगा। कोई बच्चे स्ट्रक्चर का नाम बता सकता है क्या? मैं थोड़ा सा अच्छा और ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। अब ये मत बोलना मैम नारियल का पेड़ है ये। ठीक है, चलो एक हिंट दे देती हूँ, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम, इसको हम कहते हैं गैमा कप्स। आप कोई बता पाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाँ आई नो ये 11th का पार्ट है और तुम लोग पे भी शायद गजनी इफेक्ट चलता होगा, ये भूल जाते होगे, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा गैमा कप्स नाम याद आ रहा है? नहीं, सब उड़ गया है सबके, है ना। ये एक ब्रायो, जो बेड में फंगी होती थी जो बच्चे, उसमें होते थे शायद से। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अंजलि यार, तुम्हारा नाम भी अंजलि और मेरा भी नाम अंजलि है फिर भी ऐसे। चलो ये बच्चे ब्रायोफाइट्स का पार्ट है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर लोग सोचते हैं बहुत इजी है, बट यार बच्चे उसमें बहुत सारा है पढ़ने के लिए।
इसको हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियम कहते हैं इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ आपसे। ठीक है, और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब सेम ही ऐसा ही होता है, बट इसकी जो स्टिक होती है ना, क्योंकि ब्रायोफाइट्स है तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स में सेपरेट होते हैं, तो इसमें ऐसे से करके स्ट्रक्चर होता है। कभी 11th की बुक भी उठा के देखना, इसको हम कहते हैं आर्च एंथ्रीडियोफोर, एंड जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, चलो और आ जाओ जी। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स मेल गैमीट्स को हम क्या एंथ्रोजॉइड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, या फिर एंथ्रीडियम कहा जाता है। अब पता है कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग बाइसेक्सुअल प्लांट्स की कहानी क्या है, कौन से हैं पी प्लांट्स। गैमीट ट्रांसफर आपको पता है बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों क्या है, बहुत ही पास पास हैं, तभी हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है, पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के भी आपने बहुत टाइप्स पढ़े होंगे आई गेस अपकमिंग चैप्टर्स में। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डायोशियस प्लांट्स में होती है ये कहानी। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन हो रहा है दो गैमीट्स का, और कौन उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट इज डिप्लॉयड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, सिनगैमी। करेक्ट, चलिए जी। अब यहाँ पे एक और टर्म इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज योर पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की क्या कहानी है, पार्थेनोजेनेसिस की कहानी ये होती है कि मेल गैमीट्स, sorry, when the female gamete undergo development to form new organism without fertilization, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और ये आपने क्या बोलते हैं, प्लांट्स में भी पढ़ा होगा, जिनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, राइट, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये एनिमल्स में भी है, कुछ में रोटिफर्स, हनीबीज एंड लिजर्ड्स में, एंड आपके बर्ड्स में भी। डिपेंडिंग अपॉन सिंगेमी कहाँ हो रही है, उस बेसिस पे हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उनको डिवाइड कर देते हैं। एज द नेम सजेस्ट, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। देन कम्स हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड ये आई गेस इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की कहानी क्या है कि आफ्टर द फ्यूजन, अब वहां पे क्या होगा, आपको पता चल गया है कि फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या हो गया, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट है क्या, तो जाइगोट बिगनिंग है न्यू लाइफ की, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ये भी पता है कि ये डिप्लॉयड होता है, और ये एंड इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए ये सेल का फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट दैट इज रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल डैमेज। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको पता हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चल रहा होगा, तो इसीलिए वो क्या कर देते हैं, कोटिंग कर लेते हैं अपने ऊपर, ताकि कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर उनको कोई भी डैमेज ना पहुंचाए। Zygote divides by meiosis to form haploid spores and that grow into हैप्लॉइड इंडिविजुअल इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अपने ये भी अपने क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी क्या है, बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी। देन इज योर एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहानी है एम्ब्रियोजेनेसिस की, वेरी सिंपल, कि यहाँ पे अब क्या हो गया, जाइगोट वाइगोट सब बन गया है, अब हमारा फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का। कहाँ से होगा, जाइगोट से होगा, करेक्ट। जाइगोट विल नाउ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जितने भी इवेंट सब होंगे वो किसके अंडर आते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंडर आते हैं। सबसे पहला कौन सा, माइटोसिस होगा, अकर्स टू द लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज रिक्वायर्ड इज माइटोसिस, एंड यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेल्स आपको पता है डिफरेंशिएशन जाते हैं। अच्छा, आपने ये वर्ड्स पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। कोई भी बच्चा जो कोई भी बता सके कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अच्छा, आपको ये बात पता है ना, सीयूईटी में 11th और 12th दोनों आता है, क्यों? सुरभि, अंजलि, दीपाली, अलका। मैम 11th में किया था कि डिफरेंशिएशन तो वो होता है जब सेल्स फर्दर डिवाइड हो सकती हैं, एंड रीडिफरेंशिएशन में डिवाइडेड सेल्स भी डिवाइड हो सकती थी। थोड़ा बहुत याद है अंजलि को, बट और बाकी लोग देखिए जी, डिफरेंशिएशन की कहानी ये होती है कि यहाँ पे हमारा जो सेल, आपने ये वर्ड सुने होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, करेक्ट, एंड परमानेंट सेल्स। अच्छा, पहले मुझे इस बात का आंसर दो, तुम लोग को पता है ना 11th का भी सिलेबस आता है सीयूईटी में?
या जो भी एग्जाम देना चाहते हो, नीट में भी? यस मैम। हाँ, तो कौन सी दुनिया में हो भाई? मुझे पता है तुम लोगों ने अभी 12th पढ़ के आए हो, तो 12th तुम्हें रटा पड़ा है, बट 11th को भी थोड़ा सा खोल के देखो। डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन होता है ना बच्चे, वो ये है कि हमारा जो परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है डिवीजन की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनके पास एबिलिटी है डिवीजन की, जो कि डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबल है उनके लिए, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में। ठीक है, परमानेंट का मतलब क्या है कि इनके पास अब एक अपना खुद का स्ट्रक्चर आ गया है, खुद का फंक्शन आ गया है। ठीक, लाइक जो हमारा सेल है, आपको पता है स्टार्टिंग में क्या एम्ब्रियो होता है, उसमें क्या होता है जब क्लीवेज विवेज बनते हैं, जब 16 सेल स्टेज में होता है, तो हर एक के पास पोटेंशियल है किसी भी पर्टिकुलर में कन्वर्ट होने के लिए, बट वही है कि नेबरिंग सेल्स में क्या इफेक्ट हो रहा है और उनके खुद के क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको, उसके बेसिस पे वो डिवाइड हो जाते हैं। अब जो हमारा काम आईज के जो रेटिना है, रेटिना भी एक सेल है राइट, ये क्या है, इसके पास काम है विजन का, ये देखने का काम कर रहा है। तो अब ये सुनने वाले सेल से इसको कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। करेक्ट, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, की अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। डी डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चे ये होता है कि ये परमानेंट सेल, उनमें फिर से एबिलिटी आ जाती है डिवीजन की, उसे आप डी डिफरेंशिएशन कहोगे। और एक और वर्ड आपने सुना होगा रीडिफरेंशिएशन, कि अब वो सेल फिर से एबिलिटी को लूज कर देते हैं डिवीजन की, फिर उसको हम बोल देते हैं रीडिफरेंशिएशन। एक बार ये पॉइंट देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये जो मोस्टली है कहाँ पे है, प्लांट्स में ज्यादा काम करता है, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट टिप्स होती हैं एंड शूट टिप्स होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनके पास एबिलिटी है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन डिवाइड करने की। ठीक है, चलो जी, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एनिमल्स हमारे ओवीवेरस होते हैं या फिर हमारे वीवीवेरस होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ओवीवेरस का आपको एग्जाम्पल पता है, वीवीवेरस में हम सारे, जिसमें क्या बोलते हैं क्या हो रहा है, एम्ब्रियो जो होता है इन डेवलप्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है दैट अकर्स इनसाइड योर बॉडी। फिर हमारा क्या था, ओवो वीवीवेरस, क्या कहानी है इनकी, शार्क, रैटल्स एंड स्नेक शो करते हैं। मतलब क्या है मैम, here the female retains the egg inside its body after fertilization and allows the development of embryo inside the body without providing extra nourishment to the developing embryo as placenta is absent। ठीक है, कि वो अपने आप उसको क्या कर रखा है, एग को उसने अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो दैट इज योर इन दोनों के बीच का ओवो विविपेरस जिसे हम कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन। ठीक है, ये क्या कर जाते हैं, शेड कर जाते हैं। फिर क्या है, पिस्टल जो है वो हमारा अटैच रह जाता है। फिर क्या है, जाइगोट, जाइगोट आपको पता है एम्ब्रियो में उसका काम ये डेवलप करना। ओव्यूल्स भी आ जाते हैं जो कि सीड बना देते हैं। एक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ओवरी क्या बनाती है आगे चल के एंड ओव्यूल्स क्या बनाते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स को अभी आपने देख लिया कि ओव्यूल्स सीड बनाते हैं, ओवरी क्या बनाती है आगे जाके, फ्रूट। बिल्कुल सही, जो फ्लैश होता है फ्रूट का, फ्लैश ऑफ फ्रूट। ठीक है, जिसे हम ड्रूप भी कहते हैं, उसको बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देन जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। ओव्यू, अच्छा आगे लिखा हुआ है, हे भगवान मैंने देखा नहीं, सॉरी। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। पेरिकार्प इज प्रोड्यूस्ड एज अ वॉल ऑफ ओवरी, जिसे हम छिक्कल कहते हैं राइट। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट एजेंट, जो आपको पता है कि कहाँ पे है, पॉलिनेशन का एक तरीका है। करेक्ट, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें हम लोग, राइट। क्यों बच्चा जी, कोई भी दिक्कत Yes, आपको इस ma'am. चैप्टर में? थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा आपको कि इस चैप्टर में हमने कुछ तो न्यू पढ़ा, या फिर आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था तो थोड़ा सा रिवाइज हुआ आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, थोड़ा सा तो आई गेस होना चाहिए, हुआ होगा। मैम 11th का हुआ। सुरभि आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो आपका सिलेबस, मतलब जो ये है क्या बोलते हैं, एग्जाम जो आप क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें आपका दोनों आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, जितने क्वेश्चंस हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं करेंगे, और जो नहीं रह जाएंगे हमारे, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी शेयरिंग यू दिस पीडीएफ, आप उससे अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप कौन से CUT PCB 1 वाले ग्रुप से हैं या PCB 2 वाले से? I'm 2. 2 and rest others?
मैम 2 से ही हो, ओके। चलिए जी, सो फोन को रखते हैं फिर से यहाँ पे। ओके चलिए जी, ओके ओके ओके। ये आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि जो आपका वो लाइफ स्पैन वाला फोटो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और एडिशनल आपको याद करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टॉइस कितनी होती है? 100 to 150 years. बिल्कुल सही, 100 to 150 ईयर्स। नेक्स्ट है सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है पहली बात तो? मैम दे डोंट डाई। या ठीक है, अमर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ठीक है। तो बिकॉज बताएं जी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? अभी हमने पढ़ा भी है इससे रिलेटेड। और डोंट टेक इट कि आपके ये एवई वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यूज ही हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, दे आर ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी, दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर बिल्कुल सेल्स। सही। बिकॉज ये क्या करते हैं मोस्टली, हमने जब स्टार्टिंग वाला डिवीजन पढ़ा कैसे पढ़ा कि पेरेंट सेल, और वही पेरेंट सेल हमारा कितना 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहा था, जिनको हम क्या डॉटर सेल कह रहे थे। यही रीजन है कि वो हमेशा इमॉर्टल रहते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अरेंज द ऑर्गेनिज्म शोन बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसकी होती है? क्लूलेस। फर्स्ट चैप्टर में, इतना इजी चैप्टर है यार। मॉलिक्यूलर में क्या करोगे? जेनेटिक्स में, वो तो मेरा फेवरेट पार्ट है, पता है आपको? मैम पैरेट की। पैरेट की, बिल्कुल सही। कितना होता है? मैम 140। 140। फिर मैम क्रोकोडाइल की 60। नेक्स्ट प्रो, मैम कितनी है प्रो इसकी? की तो 15। क्लियर हुआ बाकी लोगों को? तो Yes, करेक्ट ma'am. आंसर इज मैम डी। बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर तो एटलीस्ट सबको देना चाहिए। सुरभि, अंजलि, दीपाली, अलका। मैम डी। मैम डी। डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे ना, दे विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट 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 आइए। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, जस्ट 1 सेकेंड। ऊपर वाला तो पढ़ना बेकार है, यहां से देखो सबसे पहले क्या हो रहा होगा इसमें। थोड़ा सा और ऊपर कर दें, दिख रहा है ना आप लोग को? मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है बट आपका नाम हाईलाइट नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं अंश। हाँ जी अंश, कहाँ गायब हो गए थे बीच में आप? मैम मेरा नेटवर्क मैम थोड़ा बेकार हो गया था, ओके इसलिए जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे लगा इतनी बोरिंग क्लास लगी आपको यार। मैंने तो कोशिश की कि मैं इंटरेस्टिंग पढ़ा सकूं एंड सारा का सारा कंटेंट भी आपका रिवाइज कर सकूं। नो मैम ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस नेटवर्क थोड़ा सा बेकार हो गया था मेरा। ओके जी, थैंक यू फॉर दैट, यू सेड दैट, उतना ही इनफ है मेरे लिए। चलिए जी बताइए फटाफट, क्या नाम है? अंश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं, बाइनरी फिजन वाला। अगर जिनको भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है ना बोलने में, कुछ बच्चे, जैसे मैं यूजुअली 11th को पढ़ा रही थी अभी तक, तो जिनको थोड़ी सी शर्म वरम आ रही है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में होते हैं ना कि नहीं मैम वॉइस बहुत मतलब शोर बहुत होता है, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। आई कैन सी योर मैसेजेस ऑल्सो। वो भी मेरी साथ में एक स्क्रीन चल रही होती है, देख रहे होगे ना। मैं मोस्टली यहाँ देखती हूँ क्योंकि मेरी दूसरा फोन का स्क्रीन यहाँ पे चल रहा होता है। बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 5 यार, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कौन सा दिख रहा है? अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? थैंक यू दीपाली। फर्स्ट है, हाँ सॉरी, द करेक्ट आंसर इज योर सी। क्या कह रहा है अब ये सीक्वेंस समझ लो। पहला कह रहा है कि पेरेंट सेल, हाँ जी बेटा, वही मैं आपसे पूछ रही थी ना कि ये क्या है, तो दीज आर योर पेरेंट सेल, करेक्ट। फिर क्या हुआ इसमें? फिर आती है हमारी ई। अब ई में क्या कह रहा है ये? ई में कह रहा है जी मिनिमाइजेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या हो गए अब अपने आप में अपना जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मिनिमाइजेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है हमारा बी,
बी क्या कहानी है? एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज इज बड़ा हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बढ़ रहा है। देन कम्स योर डी, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। देन इज योर दिस वाज योर डी, राइट, एंड लास्ट इज योर ए कि डॉटर सेल्स बन गए। देखो ये वाला पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर था कि ये तो फर्स्ट है मैम, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, राइट। इसमें तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं थी या थी? नहीं थी। ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर होंगे कि पेरेंट सेल सबसे पहले दिखाए जाएंगे और डॉटर सेल सबसे लास्ट में, अंत में दिख रहे होंगे आपको। बीच में बस सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीडोपोडिया क्या है। सीडोपोडिया हम क्या बोलते हैं, इनके हैंड्स को ही तो कहते हैं, करेक्ट, जो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इन्हीं को तो सीडोपोडिया कहा जाता है, जो मूवमेंट में जिनको हम लोकोमोशन कहते हैं, इसमें लोकोमोशन में एंड फूड को ग्रैब करने के लिए हेल्प करते हैं ये, है ना। और यहाँ पे इनका काम क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ये दो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Asexual reproduction is a method of reproduction in which participation of dash takes place. Simple सा क्वेश्चन, बच्चों वाला जैसे कहते हैं। सबसे पहली लाइन ही थी हमारा जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। मैम इसको तो ए ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल ए ऑप्शन है मैम इसका। चलिए टिक भी नहीं करते हैं इसे, आ जाइए। अच्छा, आज की जो आपकी क्लास होगी ना, आज के लिए ही सिर्फ आपकी 12:30 तक क्लास होगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से जो हमारी क्लास होगी वो 1 घंटा 15 मिनट की होगी, ठीक है। आई होप किसी को आज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम से हम अपना जो टाइमिंग है, अश्योर टाइमिंग, उस तक ही लेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स, पहले मुझे बताइए नेक्स्ट चैप्टर के लिए कौन सा, सब दीपाली के साथ है कि विल बी स्टडिंग मॉलिक्यूलर या किसी और कोई और चैप्टर पढ़ना है? अंजलि इज एग्रीइंग ऑन दिस। अंश आप बताइए। अंश, अनिका, फाइन, मॉलिक्यूलर ठीक है ना? बिकॉज आपकी जो मैम है शिवानी मैम, उन्होंने मुझसे कहा कि अंजलि एक बार मॉलिक्यूलर देख लेना, बिकॉज बच्चों को वो टफ लगता है। ओके सुरभि, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तब तक आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, राइट। ठीक है, 7th का SC, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि क्लोन्स क्या होते हैं, जो कि क्या हो गया ऐसे, जो कि मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो और जेनेटिकली भी सेम हो जाते हैं। सी, फास्टेस्ट मोड ऑफ अच्छा, फटाफट से आंसर बताइए ना, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे हम। मैम 8th का भी सी है। 8th का भी सी है। बाकी लोग, अंजलि, अंश, दीपाली, प्लीज आप लोग भी क्या है आंसर्स में बताइए। 8th का भी सी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे फास्टेस्ट मोड है। 9th का, 9th असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो करें हम। मैम ऑल ऑफ द अबव, इसका डी है। मैम डी, ठीक है, देखो फिर मैं ना क्या बोलते हैं, अंश को ही मान लेती हूँ कि अंश सारे आंसर दे रहे हैं और वो सही ही दे रहे हैं, राइट। चलो, सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सी, इसका भी सी, बिल्कुल सही। मोनिरा एंड प्रोटिस्टा दोनों में ही है, बिल्कुल सही। रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज कैरिड आउट थ्रू, मैम डी है। बाइनरी फिजन। सारे एग्री कर रहे हैं, राइट। रिप्रोडक्शन अभी जस्ट पढ़ा है, बाइनरी फिजन, इतना बड़ा तो एग्जांपल दिया था मैम। चलो नेक्स्ट है, इन अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन, आ गया अच्छा वाला क्वेश्चन, बताएं जी। अनफेवरेबल कंडीशन जिसको हम ए में देखेंगे, टेक्स प्लेस बट अंडर द फेवरेबल कंडीशन बी अकर्स, ठीक है। कौन सा वाला है सही? मैम ए है इसका। रियली? यस मैम। बाकी लोग? अंश ध्यान से देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? बी है इसका, बी। हाँ वही तो कह रही हूँ ना, आप कंफ्यूज मत हो। अनफेवरेबल कंडीशन में वो इंसिस्टेशन कर लेते हैं कि अपने आप को एक सिस्ट में बंद कर लेते हैं, राइट। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फ्रूटिंग करते हैं, जिनको हम स्पोरुलेशन कहते हैं, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, इतना कोई ट्रिकी नहीं है ये क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन
अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो इट्स वेरी दे आर वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन जल्दी से। जूस्पोर्स को क्या कहते हैं? आ गया क्वेश्चन हार्ड वाला, बोलो बोलो। जूस्पोर्स आर मोटाइल गैमीट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास नाम सुना है या ये भी नाम नहीं सुना है? मैम सुना है। क्या है ये? मक्खी मच्छर? मैम ये तो पक्का एल्गी है ना? क्या है? एल्गी मैम है तो। एल्गी। ये पक्का एल्गी है। मैम जिसमें फ्लैजेला होते हैं। हाँ जी, I ये think। एल्गी है, बट ठीक है चलो जी। मोस्टली एक्चुअली लोग इसको ना फंगस से ही कंफ्यूज कर जाते हैं, वो फ्लैजेला के वजह से, बट दिस इज एन एल्गी। करेक्ट। चलो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन पेनिसिलियम। मैम ए। 14th का सारे के सारे एग्री कर रहे हैं, ए Yes, कॉर्नेलिया। ma'am। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? गेम्यूल फॉर्मेशन। अभी जस्ट मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था आपके लिए स्टार्टिंग में, वो मटका वाला, राइट, जिसको हमने पैक कर दिया था। किसमें होता है गेम्यूल फॉर्मेशन? बहुत ही सिंपल सा था। मैम बी स्पॉन्ज में। हाँ बच्चे, ये मैंने आपको फिर से आपको ये जाते जाते एक छोटू सा टिप दे रही हूँ। इस चैप्टर के डायग्राम को बहुत ही अच्छे से करें, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। चलो, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय? मैम ए बडिंग। बडिंग। व्हाई नॉट बी? मैम फ्रेगमेंट में कैसे वो टूट जाएगा? spire मतलब वगैरह फ्रेगमेंट में में टूट जाएगा, वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा खुद को। मैम प्लानेरिया कर सकता है वो। एक बार जाके इसको थोड़ा सा रीचेक करना, देन यू विल गेट टू नो कि हाइड्रा जो है बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन दोनों से कर सकता है। ठीक है, बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है ठीक। चलो, अब आया एक थोड़ा, ये रहा देखो, मैंने जो आपको गैम्यूल्स वाला डायग्राम बोल रही थी। ठीक है, गैम्यूल्स एंड स्पॉन्जेस। चलो, क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इसको छोटू करना पड़ेगा हमें, वरना एक पेज पे क्वेश्चन हमारा आएगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से देखिए। लास्ट 1 मिनट वी आर डीलिंग विद, एंड हमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बताएं जी, ये क्या है? ये सारे के सारे, मतलब इन्होंने पूरा नाम वाम सब दिया हुआ है आपके लिए। यू जस्ट नीड टू टेल द कि ये है क्या। मैम बी। हाँ जी, मैम बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि गेम्यूल्स एंड स्पॉन्जेस किसका है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो सेक्सुअल तो बिल्कुल ही कम हो, मतलब आउट हो गया। जब सेक्सुअल आउट हो गए तो ऑल ऑफ द करेक्ट को हम बिल्कुल ही नहीं मान सकते, दो ऐसे भी एलिमिनेट हो गए। बॉडीज ऑफ यंग वंस, नहीं जी, ये बॉडीज ऑफ यंग वंस तो सिर्फ नहीं दिख रही हैं, करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। 18 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट यस दैट शुड बी डन फटाफट। 2 क्वेश्चन और करने हैं हमने, फिर विल एंड द सेशन। ठीक है, refer to the figures which show 3 different types of fission। क्या कहलाता है ये fissions? कोई नहीं जी। the correct answer for this is anyone? मैम 1 मिनट। okay जी, take your 1 minute। किसने बोला क्या आंसर? मैम बी। मुझे, हाँ जी दीपाली बिल्कुल सही है आप। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, पहला वाला जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स डिवीजन एंड थर्ड इज मल्टीपल डिवीजन। ये यूग्लिना, देन पैरामीशियम एंड देन हमारा अमीबा में आता है। ओके जी, चलो नेक्स्ट। ये 2 क्वेश्चंस हमारे हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस, एंड इसके साथ ही हमारा जो ये सेशन है आज के लिए समाप्त हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्लास के लिए वी विल गो टू हमारा 1 घंटा 15 मिनट का जो शेड्यूल है, एंड यू कैन सी कि ये पहले भी आ चुके हैं आपके इसमें क्वेश्चंस, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका इस बारे में भी आ जाए। इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाइनरी फिजन एंड सरगैज़म, करेक्ट। आपको पता है ऑफसेट एंड वाटर हियासिंथ, जो ऑफसेट होती है जो कनेक्ट करती है, वो भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि उसको भी आपने काट के कहीं डाल, उसमें पानी में डाल दिया तो दैट विल गो, तभी उसको टेरर ऑफ बंगाल क्या जाता है। राइजोम्स बनाना में इज वेरी सो इजी, और कोनेडिया पेरिसिलियम में अभी जस्ट पढ़ के हटे हैं आप। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये आया अच्छा क्वेश्चन।
ऑफसेट्स जो हैं वो कौन सा मोड लेते हैं, किस तरीके से करते हैं रिप्रोड्यूस? मैम पार्थेनोजेनेसिस। नो बच्चा, माइटोटिक डिविजन। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टू। एंड विश करते हैं कि आपके और भी जो संगीत साथी हैं उनको बताइएगा कि देजांजलि मैम वो हमें पढ़ाते, नई आई हैं यहाँ पे पढ़ाने आपको, बट यार ठीक ठीक पढ़ा लेते हैं, राइट? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास। Thank you. ओके, थैंक यू, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू दीपाली, थैंक यू सो मच।